गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी दीपावली का त्यौहार मनाकर आ चुके हैं। आप वापस से अपने ऑनलाइन क्लासें शुरू हो रही हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 अभिप्रेरणा, अर्थ, परिभाषाएं, आवश्यकताएं एवं महत्व के अंतर्गत अभिप्रेरणा से क्या आशय है और उसे विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है और उसकी क्या क्या विशेषताएं। अभिप्रेरणा, जैसा कि हम कह सकते हैं कि सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा से आशय किसी कार्य को करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करने से है कि भाई हमको कोई काम करवाना है तो उसे किस प्रकार से हम मोटिवेट करें कि वह कार्य मन लगा करके और स्वेच्छा से कर सके, ताकि कार्य एकदम परफेक्ट हो, सही हो। तो अभिप्रेरणा का अगर व्यावसायिक संदर्भ में हम अर्थ समझें तो अभिप्रेरणा से आशय उस प्रक्रिया से है जो कर्मचारियों को निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वांछित रूप से कार्य करने को तैयार करती है। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों को संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जैसा संगठन चाहता है, यानी वांछित रूप से, यानी जैसा संगठन चाहता है उस प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार करती है। उत्पादन के विभिन्न साधन, जैसे कि जो साधन है वह मुख्य रूप से मशीनरी, मनी, मटेरियल, मेथड एंड मैन, यानी मशीन, धन यानी पूंजी, मटेरियल सामग्री, मेथड विधि काम करने की, और मानव, ये जो मुख्य साधन हैं, इनमें मनुष्य ही केवल एक ऐसा साधन है जो कि सजीव है और गतिशील है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, बाकी तो सब साधन जो है वो निर्जीवों की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य ही ऐसा संसाधन है जो कि सजीव और गतिशील है। इसलिए संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव की इच्छा को प्रभावित करने के लिए उसे अभिप्रेरित किया जाता है, और मनुष्य की इच्छा प्रबल हो काम करने के लिए उसके लिए आवश्यक है अभिप्रेरण, उसको मोटिवेट करना। अब सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि जैसे आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मोटिवेट करने के लिए टीचर क्या करता है कि बेटा आप इतने घंटे पढ़ाई करो तो आपके इतने परसेंटेज बनेंगे, या स्कूल में कहा जाता है कि अगर आप 90+ बनाते हो तो आपकी फ़ीस आधी हो जाएगी, या आपकी फ़ीस में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। आपको अगर क्लास के अंदर या पूरी संस्था के अंदर प्रथम आते हो तो आपको 11,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब है आपको अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप पढ़ाई मन लगा करके कर सको। इसी तरीके से व्यावसायिक क्षेत्र में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए, जैसे मान लो वह व्यापार करते हैं तो सेल्समैन के सामने एक टारगेट रखते हैं कि अगर तुम ये टारगेट अचीव करते हो, जैसे उनको कहते हैं कि भाई 10 लाख की टर्नओवर अगर आप महीने भर के अंदर करते हो तो हम आपको इतना प्रतिशत कमीशन देंगे, या आपको पुरस्कार के रूप में इतनी राशि प्रदान करेंगे, या अगर आप ये टारगेट अचीव करते हो तो हम आपको मैनेजर की पोस्ट देंगे। तो ये क्या हो गया? अभिप्रेरणा हो गई।
यानी उसको अभिप्रेरित करने के लिए कि वह अपना टारगेट जो है अचीव करे, ताकि संस्था के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। मतलब व्यक्ति की अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक इच्छा या भावना जिसको जगाना, कर्मचारियों की उस आंतरिक इच्छा या भावना को जगाना, ताकि संगठन के जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं, पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति आसानी से हो सके। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं, देखिए विभिन्न प्रबंध शास्त्रों द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है। जब भी हम परिभाषा लिखें तो वर्ड टू वर्ड लिखी जानी चाहिए और इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत। परिभाषाओं में कभी भी आप अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं करें, क्योंकि परिभाषा वर्ड टू वर्ड जिस ऑथर ने लिखी है, जिस प्रबंध शास्त्री ने लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो कुंटस ओडोनल कहते हैं कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। कि लोगों को इच्छित तरीके से, यानी जैसा हम चाहते हैं, जैसी हमारी इच्छा है, उस तरीके से लोगों को कार्य करवाने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना क्या है? अभिप्रेरणा। इसी तरीके से विलियम ग्लुक कहते हैं, अभिप्रेरणा वह आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रवाहित एवं क्रियाशील रखती है। यानी अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक स्थिति, यानी व्यक्ति के मन की स्थिति है, आंतरिक स्थिति है जो उसे मानवीय व्यवहार, यानी वह क्या कर रहा है, उसको पूरा करने के लिए, अर्जित करने के लिए प्रवाहित एवं क्रियाशील व्यक्ति को रखती है, वह कहलाती है अभिप्रेरणा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा एक संस्था में कार्यरत मानव शक्ति की भावनाओं, संवेगों, उद्वेगों एवं आवश्यकताओं का, कि भाई उसे क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता किस प्रकार की वस्तु की प्राप्ति करने में है, आवश्यकता की आदि को अध्ययन करके, आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उन्हें संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्ण लगन, निष्ठा एवं रुचि के साथ कार्य करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित कर सके। यानी हमें अगर अपने संस्था को अपने इच्छा अनुसार कार्य करवाना है, उनको प्रेरित करना है, तो उसके लिए उन्हें अभिप्रेरित करना आवश्यक होगा। अब इसी के आधार पर इसकी विशेषताएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है इसकी, यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जैसे संस्था में एक काम हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो पुनः दूसरे कार्य को करने के लिए भी कर्मचारी को क्या करना पड़ता है? अभिप्रेरित। इसलिए यह क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है, यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, यानी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार करना पड़ता है, उसको साइकोलॉजिकल रूप में, मतलब उसके मन मस्तिष्क तैयार होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, यानी उसको साइकोलॉजिकल रूप से तैयार करना पड़ता है। इसलिए इसको कहा है कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। अब मानवीय आवश्यकताएं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि व्यक्ति को अभिप्रेरित कैसे किया जाता है, कि भाई उसे क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता किस प्रकार की वस्तु की है, उसके बारे में जानना, और जान करके वह उसको कैसे प्राप्त हो, वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे। कि काम करेगा तो उसे वेतन मिलेगा,
एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक्स्ट्रा वेतन मिलता है तो वह उससे अपनी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है। तो उसकी आवश्यकताओं का पता लगाना कि वही वह क्या चाहता है, उसकी इच्छा कैसी है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में पता लगा करके उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करना, यानी यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में है। अभिप्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का ही किया जाता है। उत्पादन के विभिन्न संसाधन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मटेरियल, मशीनरी, मैन, मनी एंड मेथड, इन सब में मैन यानी मानवीय ही ऐसा एक संसाधन है जिसका हम अभिप्रेरण कर सकते हैं। तो मानवीय संसाधनों को ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा प्रदान करने की वित्तीय एवं अवित्तीय कई तकनीकें होती हैं। वित्तीय एवं अवित्तीय, वित्तीय यानी धन संबंधी और अवित्तीय यानी बगैर धन के भी। जैसे वित्तीय के अंतर्गत आप उसको कमीशन दे दोगे, लाभों में हिस्सा प्रदान कर दोगे, एक्स्ट्रा वेतन दे दोगे, कोई गिफ्ट दे दोगे, ठीक है। अवित्तीय में पदोन्नति होगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसे सम्मान दिया जाता है, 4 लोगों के सामने उसकी वाहवाही की जाती है, तो वह हो गया अवित्तीय। तो अभिप्रेरणा प्रदान करने की वित्तीय एवं अवित्तीय कई तकनीकें होती हैं, जिसे हम आगे अपना जब ये अभिप्रेरणा की तकनीक के अंतर्गत टॉपिक आएगा तब डिटेल से पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। कारण नहीं कि व्यक्ति इस काम करने से संतुष्ट हो गया, कारण नहीं, बल्कि परिणाम है उसका। परिणाम कैसे कि भाई हमने अभिप्रेरित होकर के काम किया, काम करके हम इस टारगेट तक पहुँचे, यानी हमारा लक्ष्य जो था वो पूरा हो गया, यानी वह हमने अपने परिणाम को प्राप्त कर लिया। तो अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। यह व्यक्तियों की कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करती है। देखिए, अभिप्रेरित जब व्यक्ति होता है तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यानी उसके दिमाग में, उसके अंदर साइकोलॉजिकल एक बात फिट होती है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट अचीव करेगा तो क्या करेगा, वह अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ाएगा, मन लगा करके काम करेगा, इधर उधर घूमेगा नहीं, टाइम पास नहीं करेगा, है ना। लंच का टाइम 1 घंटे का है तो भी वह आधे घंटे में खाना कर करके अपना काम वापस से शुरू करना प्रारंभ कर देगा। तो कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। और कार्य कुशलता में वृद्धि कैसे कि काम का दोहराव नहीं हो। अगर वह काम कर रहा है और सही ढंग से नहीं कर रहा है और अगर उसके अधिकारी उस काम से खुश नहीं हो, उसे कहेंगे दोबारा करो, तो क्या हो गया, कार्य का दोहराव हो गया, यानी समय भी खराब हुआ, श्रम भी नष्ट हुआ और उसके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। तो ऐसा नहीं हो, तो वह अपने कार्य को कुशलतम ढंग से पूरा करने का प्रयास करेगा ताकि उसे काम को दोबारा नहीं करना पड़े। तो यह व्यक्तियों की कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता में भी वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। मनोबल यानी हमारे काम करने की इच्छा, मन, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या करती है, कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है, लेकिन मनोबल क्या करता है, कार्य करने की इच्छा, ठीक है। इसलिए अभिप्रेरणा अलग है और मनोबल अलग है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और मनोबल यानी मन में इच्छा जागृत करती है। तो अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरण में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं। ये नहीं है कि व्यक्ति को अभिप्रेरित हमने किया तो उसके दिमाग में एक बात आ गई कि हाँ मेरे को अभिप्रेरित होना है, लेकिन दिमाग में अभिप्रेरित होने से कुछ नहीं होगा, उसे काम भी करना पड़ेगा। उसका पूरा शरीर, हाथ पांव जो कि काम में लिए जाते हैं काम करते समय, उनको भी सही ढंग से अभिप्रेरित होना पड़ेगा, तभी वह अपना कार्य कर सकते हैं। अगर वो अपना हाथ पांव चला रहा है, हाथ पांव उसके काम कर रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क कहीं और है, तो भी क्या होगा, सही ढंग से काम पूरा नहीं हो पाएगा।
यानी अभिप्रेरण में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग नहीं। यह प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम दोनों हैं। जब व्यक्ति अभिप्रेरित होकर के कार्य करता है तो क्या होता है, संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो कहा जाता है कि भाई प्रबंध बहुत अच्छा किया गया था, ताकि क्या हुआ, काम सफलतम ढंग से पूरा हो गया, जो हमारा टारगेट था, जो हमारा लक्ष्य था, वह हमने प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया। तो कहा जाता है कि यह प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम दोनों है। इस प्रकार से ये हमारे अभिप्रेरणा की विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व, कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करने हैं। ओके।